करते हैं। जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा 28th लेक्चर होगा, और हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में, 33rd चैप्टर हमारा। और इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडक्टर्स इन एन एसी सर्किट ये पढ़ेंगे, और कैपेसिटर्स इन एन एसी सर्किट, ये दो टॉपिक छोटे छोटे ये पढ़ेंगे। These are very similar that you have discussed in waves and oscillation course. तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एनर्जी है, या जो एनर्जी स्टोर होती है, किन रेजिस्टर में भी होती है, कैपेसिटर में भी होती है, इंडक्टर में भी होती है। तो हम आप जो कंसीडर करेंगे सर्किट, वो होगा जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लगा होगा और एक एसी सोर्स लगा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? कोई एक बच्चा मैसेज करके बता दे मुझे। अच्छा, इसमें बेटा हम कंसीडर करेंगे एक एसी सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और उसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। ठीक है, तो फेरेडेज लॉ जो है, फेरेडेज लॉ में ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि which in turn is proportional to the current, क्योंकि करंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, हम कहते हैं कि उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। तो इसका जितनी मैग्नेटिक फील्ड किस से प्रोपोर्शनल है, क्या बोला? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये इन टर्म किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। ठीक है, तो किसी भी लूप ऑफ वायर के लिए हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एल यानी ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी। ये हमने पिछले 26 लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अच्छा, जो माइनस एल है, हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि ये माइनस एल जो है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और हम इसे इंडक्टेंस कहते हैं। इसी चीज को हम क्योंकि ये हम कह रहे हैं ना कि ये वही वोल्टेज है, ईएमएफ है, दिस ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, और ये इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होगी दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो फिर हम इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा वी एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई एल आई डी आई, मतलब वो करंट जो कि इंडक्टर के में से फ्लो कर रहा है। तो फिर जैसे हमने रेजिस्टर के केस में पढ़ा, इसी तरह इंडक्टर के केस में भी मैं वही बात कहूंगा कि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, या जो टोटल पोटेंशियल है हमारे एसी सोर्स का, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। यहाँ पे सर्किट एलिमेंट सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या? जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टोटल वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक हो गया? तो इस तरह हम किरचॉफ्स रूल से ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वी माइनस एल डी आई एल ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा, जैसे मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू डेल्टा वी स्मॉल वी की, और यहाँ पे फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वही वैल्यू क्या थी? डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस में आप अगर पिछले इक्वेशन 1 में अगर आप ये लिख लेते हैं इस जगह पे और थोड़ा रीअरेंज करें इक्वेशन को, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एम एल डी आई एल ओवर डी टी के बराबर आ जाएगा। डी आई जो है ये किसके बराबर है? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो ऊपर मैंने कहा कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं फॉर द करंट जो पास हो रहा है कहां से? इंडक्टर से, तो आपने क्या करना है? जस्ट
जस्ट हमने चेंज क्या करना है, हमने जो डी आई एल को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है, बाकी जो डी टी है या एल जो है इस राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे अगर, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इस रिलेशन को इंटीग्रेट करूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई एल, we will get delta v maximum over L इंटेग्रल साइन ओमेगा टी डी टी आ जाएगा। साइन ओमेगा टी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसाइन ओमेगा टी। ठीक है, और एक अच्छा ये हमारे पास, और एक हमारे पास 1 ओवर ओमेगा भी आ गए, क्योंकि जो ओमेगा टी ओवर किसका आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एंगल भी आनी है ना, तो ये ओमेगा टी की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, अच्छा ये अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ये ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हम ये यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि चूंकि हमने पहले साइन का फंक्शन हमने कहा कि जो साइनोसाइडल वेव्स हैं, मैं अगर इससे इस एक्सप्रेशन को जो कोसाइन जिसमें कोसाइन की टर्म आ रही है, कोस ओमेगा टी आ रही है, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी। मैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करूंगा। वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है कि कोसाइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अब मैं अगर ये कोसाइन ओमेगा टी की जगह पे ये लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा आई एल इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा, ये चेन में रखना है। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब जो हम रेजिस्टर के केस में देख रहे थे कि जो करंट या वोल्टेज के लिए जो रिलेशन आया था वो सिर्फ वो जो एंगल था, एंगल में सिर्फ ओमेगा टी आ रहा था। मैंने कहा था कि ये एक इन फेज है, एक ही फेज में है, एक ही डायरेक्शन में है करंट और वोल्टेज। और मैंने कहा कि यहां पे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ रेजिस्टर, तो आपने कहना है कि देयर इज जीरो डिफरेंस। ठीक है, मतलब वो इन फेज है, आउट ऑफ फेज नहीं है। आप इंडक्टर के केस में क्या हम देख रहे हैं कि जो करंट है, करंट अक्रॉस इंडक्टर, यहाँ पे ये इसमें जो एंगल आ रहा है वो है ओमेगा टी माइनस पाई। इसका ये हमें ये बताती है कि अगर हम अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 जो हमने कैलकुलेट की फॉर द वोल्टेज, इसको अगर हम कंपेयर करें करंट दैट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, कंपेयर करने से क्या हमें मिलेगा, हम ये देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट जिसके मैंने आई एल से रिप्रेजेंट किया इन इक्वेशन 4 इन द इंडक्टर एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जिसको मैंने डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया इन इक्वेशन 2, ये क्या है, दे बोथ आर आउट ऑफ फेज। ये आउट ऑफ फेज, इनमें फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन को हम 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद उसके प्लॉट्स दिखाए गए हैं, और इन प्लॉट्स में वो आउट ऑफ फेज दिखाया गया है कि जैसे जो वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिखाया गया है कि वो सी पॉइंट पे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इस जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब उसी टाइम के ऊपर ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है ये टाइम है, उसी टाइम के ऊपर अगर मैं देखूं करंट की वैल्यू क्या है, उसी टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मैं ये देखना अगर चाहूं कि जो करंट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां पे हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय बी। तो बी इस टाइम के ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, यानी इनमें जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसकी फेजर डायग्राम आपको दिखाई गई है। फेजर डायग्राम क्या है, असल में इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों वेव्स की, जिसमें जो फेज डिफरेंस हम दिखा सकते हैं वेक्टोरियली। और दूसरा इसका क्या फायदा है कि आप इसे हेड टू टेल रूल से ऐड भी कर सकते हैं और आपको रिजल्टेंट वहां से एक मिल जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने ये कहा था कि करंट और वोल्टेज को जब हमने इसकी फेजर डायग्राम बनानी तो ये रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज में फिर क्या होगा कि ये जो आई मैक्सिमम है दैट इज इन किस क्वाड्रेंट में होगा, इसका एक मतलब जिसमें वाई माइनस में होगा, और उसमें जो जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज इज मैक्सिमम इन द पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई क्वाड्रेंट इसमें होंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो इंडक्टर के केस में जो करंट और वोल्टेज है ये आउट ऑफ फेज होते हैं, और उनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री का होता है या फिर π/2 रेडियन का होता है। और अच्छा, अब ये भी बात करनी जरूरी है कि अब करंट पीछे रहता है या वोल्टेज आगे आगे होती है। हमने ये बात भी बतानी थी कि अब जो पीछे रह जाती है चीज उसे हम कहते हैं कि वो लैग कर रही है, और जो आगे जा रही है हम कहते हैं दैट इज लीडिंग, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो इंडक्टर का केस, इंडक्टर के केस में करंट जो है ऑलवेज लैग करता है, पीछे रह जाता है किसके, वोल्टेज के, और कितना पीछे रह जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब जो है यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या कब होगी, ठीक है। कोसाइन ओमेगा टी जो है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज +-1। तो इस तरह जो है हमारे पास रिलेशन सिंपलीफाई होकर आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर ओमेगा एल के आ जाएगा। आगे जो हमने लिखा हुआ था कोसाइन ओमेगा टी, उसकी जगह पे जो है वो 1 आ गया, जिसकी वजह से हम ये सिंपलीफाइड है। तो मैक्सिमम करंट जब आपसे कहा जाए फाइंड करें इन एन इंडक्टर, तो आपने ये वाला रिलेशन यूज करना होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें कि जो डेल्टा जो इक्वेशन 5 है, ये बिल्कुल आई इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा एल लिखा हुआ है। एल जो है दैट इज इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, इंडक्टेंस ऐसी है जैसे ये वही रोल प्ले करती है जैसे रेजिस्टेंस रोल, जो रोल रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस चार्जेस के फ्लो को रोकती है, और इंडक्टेंस क्या करती है उसमें करंट में चेंज के खिलाफ मुजामत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है कि इक्वेशन 5 इज वेरी सिमिलर टू आई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आर। ये कहां से रिलेशन, ओम्स लॉ से है ये रिलेशन। तो इसका मतलब ये कि ओमेगा एल जो है ये वही रोल प्ले कर रही है जो रेजिस्टेंस प्ले करती है। सो ओमेगा एल मस्ट हैव यूनिट्स ऑफ ओम्स, ठीक है ना, इसके फिर यूनिट ओम्स वाले होने चाहिए, और ओमेगा एल हैज द सेम यूनिट्स एज रेजिस्टेंस, और इसलिए हम इसको रिलेट करते हैं करंट एंड, जो कि रिलेट कर रही है करंट और वोल्टेज को ऐसे रिलेट कर रही है जैसे रेजिस्टेंस करती है। अच्छा, तो फिर इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, कैसे, जैसे जिस तरह रेजिस्टेंस बिहेव करती है, किस सेंस में, इन द सेंस दैट इट रिप्रेजेंट्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चूंकि ओमेगा एल जो है ये अब देखना है कि ओमेगा एल ये जो रेजिस्टेंस आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है, ये किन चीजों पर, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप उसे एमसीक्यूज में कहीं पे पूछा जा सकता है कि ये जो ओमेगा एल है ये किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ओमेगा के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या है कि हम जो ऑपोजिशन है, opposition to ये जो opposition that is offered by the inductor in an AC circuit to the flow of current, ये different frequencies के लिए फिर different होगी, ठीक है। इस वजह से हम ओमेगा एल को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस नहीं, हम इसे डिफाइन करते हैं एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी एसी सर्किट के केस में हम मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, ठीक है। और
एक्सएल जो है, अब मैंने कहा कि ओमेगा एल के इसे रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में पुट करूं तो आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू डेल वी मैक्सिमम ओवर एक्सएल। तो ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई, यानी जो है ओमेगा एल की जगह पे सिंपल एक्सएल लिखा हुआ, जो कि शो कर रहा है रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। जो इक्वेशन 6 है ये इंडिकेट करती है कि एक अप्लाइड वोल्टेज के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कि वो कैसे चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो अमूमन ये देखा गया कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एज अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। अच्छा, ये जो अब हम कंक्लूड करते हैं, दिस कंक्लूजन इज कंसिस्टेंट। ये जो हमने कंक्लूड किया, हमारा ये कंक्लूजन बिल्कुल कंसिस्टेंट है, सिमिलर पैरास के ऊपर है कि जिस तरह फैराडेज लॉ ने हमें बताया था। फैराडेज लॉ ने हमें बड़ा क्या बताया था कि द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इंडक्टर द लार्जर द तो उतनी ज्यादा क्या होगी, बैक ईएमएफ भी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बैक ईएमएफ होगी, ये ट्रांसलेट्स टू एन इंक्रीज इन द रिएक्टेंस, क्या होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टेंस होगी, एंड अ डिक्रीज इन द करंट, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये वही बातें हमें बता रहे हैं। अब हम अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 को यूज करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या भला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। जी आपको रिलेशन दिखाया गया कि डेल्टा वी एल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई एल ओवर डी टी, और ये बिल्कुल उन्हीं पैराई में है जो कि आपको दिया था फैराडे ने। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये था इंडक्टर्स इन एन एसी सर्किट। अब हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन एन एसी सर्किट। ठीक है, यहाँ पे जो राइट साइड पे अपर कॉर्नर के ऊपर आपको जो दिखाया गया सर्किट, उसमें सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ। ठीक है, मैं वही बातें दोबारा रिपीट करूंगा, वही किरचॉफ्स रूल आपने लगाया। किरचॉफ्स रूल ये बताता है कि जो टोटल पोटेंशियल है ऑफ द एसी सोर्स दैट इज इक्वल टू potential drop across each element of the circuit, और each element यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही आपके एसी सोर्स का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी सी जो कैपेसिटर के अक्रॉस है इज इक्वल टू 0 होगा, और जो पोटेंशियल है अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर सी, और हम ये कहेंगे अगर इन दोनों का माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि फिर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डेल्टा वी की जगह पे लिखना है, और जो हमारे पास यहाँ पे हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो चार्ज होगा जो स्टोर हो रहा है चार्ज इस कैपेसिटर के अंदर दैट इज इक्वल टू सी डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और ये चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ जाएगी इन द सर्किट। ठीक है, इन द सर्किट कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा सी डेल्टा वी मैक्सिमम कोसाइन ओमेगा टी, यानी ऊपर जो आपके पास इक्वेशन थी क्यू की वैल्यू जो थी वो थी सी डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया। साइन ओमेगा टी का क्या डेरिवेटिव क्या है, कोसाइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है ओमेगा टी है, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे टी नहीं लिखा, तो आपने ये लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो आगे फिर मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं
साइन के टर्म में तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या आइडेंटिटी यूज करूंगा। आइडेंटिटी क्या है? तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को फिर हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू ओमेगा से डेल्टा बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मैं अगर कंपेयर करूं इक्वेशन 4 को जो हमने बिगिनिंग का मतलब है कि जब मैंने एसी सोर्सेज के बारे में आपको बताया था, वो उस रिलेशन के साथ, वो रिलेशन क्या था? डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि जो करंट है, करंट इज पाई बाय 2। करंट और जो है आपका वोल्टेज, इनमें जो फेज का डिफरेंस है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 रेडियन, यानी 90 डिग्री, यानी करंट आउट ऑफ फेज है बाय 90 डिग्री विद द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसकी फेजर डायग्राम दिखाई हुई है, और ये इसका जो साइन वेव्स है इसके करंट की और वोल्टेज की, वो दिखाई हुई, वही रीजन है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई। जैसे इंडक्टर के केस में था, लेकिन ये उसका उलट है। वहां पे हम ये बात कर रहे थे करंट लैग करता है, करंट पीछे रह जाता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो है वो लीड करता है। कितना इनमें फेज डिफरेंस होता है? दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें। ठीक है, अब वही दोबारा चीजें आप अगर इंडक्टर वाला याद कर लें तो कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है, कैपेसिटर इन एसी सर्किट, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने जो लफ्ज यूज किए हैं, मैंने वही लफ्ज यूज किए हैं जो कि इंडक्टर के केस में। इवन आप देखें इक्वेशंस के नंबर भी वही उसी तरह के हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल करना क्या है कि कहीं पे सिंबल साइन चेंज होगा, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, और सी जहाँ पे एल वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे थे वहां पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और यहाँ पे जो 1/ओमेगा सी हमारे पास आ रहा था, ये इनफैक्ट हम कह रहे हैं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये किन चीजों पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है इक्वेशन 5 को हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम करंट कैलकुलेशन के लिए। कैसे? बड़ा ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी जो है, ये मैक्सिमम या मिनिमम इसकी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 है, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। आप रिप्लेस कर दे आई मैक्सिमम को बाई आई आर एम एस के साथ, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 7 में। तो आप इक्वेशन 7 को हम यूज कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए, और जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, क्वेश्चन है तो वो पहले पूछे क्विकली।